तो एक हमने मैक्रोफेज बनाया, ये फेगोसाइट होते हैं। फेगोसाइट्स क्या होते हैं? ये वो सेल्स, इस तरह के सेल्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं जिनका काम क्या है कि वो अपनी मेम्ब्रेन के अंदर, जैसे कि ये कोई भी सेल होता है, ये सेल क्या करेगा कि इसके पास एक ये प्रोडक्ट आ गई है, अब इसको इसने डिस्ट्रॉय करना है। तो इस सिस्टम ने, ये एक सेल है फेगोसाइट, अब ये क्या करेगा, ये इसके गिर्द आएगा, ऐसे पहले झिल्ली रखेगा, इसके पास आया, फिर ये अपने अंदर से इसको यहाँ से ख़त्म करके और यहाँ से इसको अपने अंदर ले लेगा इस तरह से। तो ये सेल के अंदर आ गया ज़र्रा, और ये चीज़ जिसको डिस्ट्रॉय की जानी है, इसको फेगोसाइट होना है। तो इसको जो सेल ये काम करते हैं उनको फेगोसाइट्स कहते हैं, और उसमें से ये सबसे बड़ा मैक्रोफेज है जो ये काम करता है। और ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फॉरेन सब्सटेंसेस हैं, एपोप्टोटिक सेल्स जो होते हैं, जो ख़राब हो चुके होते हैं सेल्स, उन सबको ठिकाने लगाना है। तो इस तरह के मामलात के लिए ये लोग बहुत अच्छा ज़बरदस्त काम करते हैं। इसमें मैक्रोफेजेस भी हैं और न्यूट्रोफिल्स भी हैं, इन मिल करके ये बेहतरीन किस्म का ये फेल अंजाम देते हैं। और यहाँ पर आयरन जो इसके अंदर कैच हो गया, आरबीसीज के अंदर जो कैच हो गया, ये आयरन को जब ब्रेक डाउन कर रहा है मैक्रोफेज, तो क्या कर रहा है, इस आयरन में से 3 हिस्सों में पहले ये तकसीम होती है चीज़ें। एक तो उसकी मेम्ब्रेन है जो बाहर का हिस्सा है आरबीसी का, और दूसरा उसके प्रोटीन्स हैं, और तीसरा हीमोग्लोबिन है। अब मेम्ब्रेन और प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन तकसीम होगी अमीनो एसिड और फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी ब्रेक डाउन होकर के, और ये ब्रेक डाउन होकर के क्या होगा, मैक्रोफेज की ग़िज़ा बन जाएगी, उसके अपने इस्तेमाल में आ जाएगी। और इसी तरह से प्रोटीन्स हैं, ये भी ब्रेक डाउन हो गए, प्रोसेस कंप्लीट करके फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये फैटी एसिड भी यहाँ मैक्रोफेज अपने इस्तेमाल में ले लेगा और उसको कंजप्शन में आ जाएगी। अब हमारे पास हेमोग्लोबिन बचेगा जिसमें हीम भी है, और एक चेन हमने साथ पढ़ी थी, याद है कौन सी चेन है? ग्लोबिन चेन। ये जो ग्लोबिन चेन थी वो आ गई। अब इसके अंदर ये अज्जा में तकसीम हुआ है, एक तो ये याद है चीजें, दूसरा इसके अंदर आयरन था, और एक चेन थी ग्लोबिन चेन, और इसके साथ क्या था, पायरोनिंग थी, और पायरोनिंग के बीच में मरकज में क्या था, आयरन। अब ये सारी चीजें अलग-अलग हो गई। अब ये जो पायरोनिंग है ये अलग हो चुकी है, ये टुकड़े अलग हो गए। अब इसमें से हीम अलग हो चुकी है, और ये अलग हो चुकी है ग्लोबिन चेन, और ये सब कन्वर्ट होकर ग़िज़ा हो गई। हमने तफसील बता दी, मेम्ब्रेन और प्रोटीन्स और हेमोग्लोबिन में ये कन्वर्ट हो गया। अब हमने ये बात अच्छी तरह से पढ़ी थी कि ये जो हीम है इसको किसी भी सूरत में फ्री फॉर्म में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये फिर फ्री फॉर्म में आ गया ना, जैसे कि यहाँ पर था फ्री फॉर्म में, लेकिन इसको फौरी तौर पे कैच कर लिया गया था। तो इसी तरह से इसको यहाँ पर भी कैच करना है। तो अब इसको कैच कौन करेगा? यहाँ पर इसको किसने कैच किया था? एपोफेरेटिन ने। तो यहाँ पर भी एपोफेरेटिन इसका रिलीज होगा, यहाँ पर इसके पास भी इसका मैकेनिज्म मौजूद है, और इसने क्या करना है, इस जीन्स ने, इसके अंदर भी एक जीन मौजूद है, और वो एक्टिवेट होकर के क्या करेगा, इसके साथ एपोफेरेटिन रिलीज कर देगा, जो इस आरबीसीज के साथ बाइंड हो जाएंगे। जब ये इसके साथ बाइंड हो जाएंगे तो ये फिर क्या होगा, फ्री फॉर्म में हीम नहीं रहेगा, और अब इसके साथ ये जॉइंट हो जाएगा, ताकि अब ये आगे ब्लड के अंदर दोबारा सफर कर सके। ब्लड में सफर करने के लिए उसको इस हालत में रहना जरूरी है। अगर इस हालत से आजाद होकर के चलेगा तो ये काबिल कबूल जिस्म के लिए नहीं है, और इसके लिए टॉक्सिक है। तो इस हालत को हमने क्या लिखा था, क्या बताया था, किस हालत के अंदर ये आ गया, फेरेटिन हमने कहा था ना, यहाँ बन गया, ये इसके साथ जॉइंट होकर के क्या बन गया, फेरेटिन, इसके साथ ये जुड़ गए मॉलिक्यूल्स। ये एक स्ट्रक्चर हमने अपने तौर पे तख़यली बनाया ताकि समझने समझाने में आसानी हो। तो ये इसके साथ जुड़ करके अब इसको इसने क्या किया, फेरेटिन की शक्ल ले ली, ताकि इसको ब्लड में दोबारा भेजा जाए, और जो खून में कमी आई है आरबीसीज की, अब नए आरबीसीज बनने में उसमें ये इस्तेमाल हो जाए। अब आपने देखा कि ये कि पुराने आरबीसीज से इस फेगोसाइटोसिस के नतीजे में जो आयरन रिलीज हुआ वो स्टोर होने के लिए फेरेटिन में बदला, और फिर इस मैक्रोफेज के अंदर से मजीद आरबीसीज के साथ भी यही अमल होता चला जाएगा, क्योंकि इस मैक्रोफेज के अंदर काम यही होना है, और खासतौर पे स्प्लीन वगैरह के अंदर इसने काम यही करना है। अब ये काफ़ी छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक माइक्रोस्कोप होती है लाइट वाली, लाइट माइक्रोस्कोप या हल्की माइक्रोस्कोप आम जो होती हैं उसमें ये आमतौर पे नज़र नहीं आते, और इनको सोल्यूबल भी कहा जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही ये नज़र आते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे साइज में होते हैं इसके साथ बन करके फेरेटिन।
तो ये इतनी आसानी से नज़र नहीं आते, लेकिन ये आगे अपना काम करेंगे और आगे सेल्स के साथ ये मुतहर्रिक करते हैं अपने सिस्टम को। तो जब ये जितना आयरन आता जाएगा उतने ही फेरेटिन बनते जाएंगे जो कि आयरन के स्टोर हैं, और ये मजीद आगे आपस में जुड़ने लग जाते हैं। मसलन ये इसके साथ ये निकल करके आया, तो अब ये अमल तो यह जारी है ना, तो अब ये जारी अमल को हम एक नुक्ते की शक्ल में लेते हैं इसको। तो अगर ये बहुत सारे आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे तो ये भी आपस में जुड़ने लग जाएंगे, और जब ये आपस में जुड़ने लग जाएंगे, ये ज्वाइंट होने लग जाएंगे अगर, तो ये क्या होगा, ये एक और नई प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्योंकि इन्होंने स्टोर भी रहना है ना। स्टोर रहने के लिए इन्होंने किसी हालत में आना था ताकि ये एकदम से रिलीज ना हो जाए। तो ये इस तरह की रिंग्स आपस में जुड़ करके एक स्टोर के लिए अपने आप को बना लेते हैं। और ये स्टोरेज फॉर्म में हमने पहले पढ़ा था, फेरेटिन की शक्ल में स्टोर हो रहा था, और यहाँ पर ये इस शक्ल के अंदर हो रहा है। इसको क्या कहेंगे, हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या था स्टोरेज का, हेमोसिड्रिन का था। तो ये अब ये जो प्रोडक्ट तैयार हुई, यहाँ पर जो बाइंड होकर के, ये बाइंड होने के बाद ये किस शक्ल में आ गई, शक्ल में आई, और ये क्या है, हेमोसिड्रिन की शक्ल में। तो हमने देख लिया कि ये कितने आसानी के साथ ये मैकेनिज्म काम कर रहे होते हैं, और एक सिस्टमेटिक तरीके से जितनी हमें नो हाउ होगी, तो जब कहीं सिस्टम में एरर आएगा तो हम उसको नो हाउ होने की वजह से उसको रिजॉल्व आसानी से कर सकते हैं। और ये इतनी मेहनत हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि हमारे जो तबीब भाइयों को खास तौर पर रिपोर्ट देख करके समझने का बहुत शौक होता है, तो रिपोर्ट के अंदर ये अल्फाज आते हैं, तो वो अल्फाज देख करके उनको जहन में पूरा सिस्टम समझ में आ जाए कि अंदर क्या हो रहा है। ठीक है ना। अगर ये हेमोसिड्रिन ये जब बोन मैरो के अंदर से लेकर के मवाद को और उसको चेक किया जाता है, तो ये ब्लूइश शेड देता है। जब माइक्रोस्कोप में इसकी स्लाइड बना करके देखी जाती है तो एक ब्लूइश शेड होता है, और ये प्रोडक्ट पता चलती है कि ये इसके अंदर स्टोर है। और अगर ये नापेदे नहीं है तो इसका मतलब स्टोर खाली है। तो ये एक एलोपैथिक के अंदर ये आयरन चेक करने का सिस्टम है। तो जो हमारे तबीब भाई भी इसको अगर चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ये टेस्ट लेते हैं, तो उसके अंदर जब ये लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, तो ये आज आपने पढ़े हुए होंगे, याद रखे होंगे, तो अपने मकाम पे इसको अच्छे से आप इसका अमल देख सकेंगे कि इसका मकसद क्या है। अगर ब्लड के अंदर कोई चीज़ बढ़ी हुई है, अभी ये चार्ट में भी आपको नजर आ रही होगी, तो ये कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी चीज कम है, वो किस चीज की निशानदेही कर रही है, तो इसको आप समझेंगे नहीं तो कैसे ये अमल मैकेनिज्म आप नहीं होगा आपके जहन में, तो आप दवाई देंगे, किस चीज का इलाज करेंगे। अलामत देख करके जी इसके अंदर आयरन की कमी है, और आपने आयरन देना शुरू कर दिया, मरीज का बेड़ा गर्क। भाई आयरन की कमी क्यों हुई है, कौन से निजाम की खराबी है, ये गट्स के अंदर खराबी आई है, आपके ये सिस्टम लिवर के अंदर खराबी आई है, वो इसके साथ बाइंड नहीं हो रहा है, या उसके स्टोरेज सिस्टम के अंदर खराबी है। स्टोर में आपके आयरन तो बहुत सारा स्टोर है, लेकिन वो आयरन रिलीज नहीं हो पा रहा है, आयरन रिलीज हो रहा है तो आगे कंज्यूम नहीं हो पा रहा है। इस सारे मवाद को समझेंगे हम, इस मैकेनिज्म्स को बताने के लिए मुआलजात में हम डायरेक्ट छलांग क्यों नहीं लगा रहे, इसीलिए नहीं लगा रहे कि हम ज्यादा से ज्यादा मैकेनिज्म्स को समझ रहे हैं। मैकेनिज्म जितने आपको अच्छे से समझ में आएंगे, मुआलजात में जब हम बात करते जाएंगे तो आसानी समझ में आएगी, रिपोर्ट्स भी आपको समझ में आएंगी, मरीज की नब्ज भी समझ में आएगी, आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ आपको वाज़ेह होता जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये एक चीज़ और रिलीज होनी थी, जो यहाँ पर ये पायरोडिन अलहदा हो गई, खुल गई, तो इसका हीम तो काम में आ गया, और ये प्रोडक्ट जब ब्लड के अंदर रिलीज होगी तो ये पता क्या है, ये बिलिवर्डिन जिसको हम कहते हैं, जिसने जिगर के एक एंजाइम के साथ प्रोडक्ट के साथ बाइंड होकर के और आखिर में सफरा की शक्ल लेनी है। तो वो जो सफरा प्रोड्यूस होता है हमारे अंदर, जो पित्ते में स्टोर होता है और बाद में इंटेस्टाइन सिस्टम में रिलीज होता है गज़ा के हजम करने के लिए, उसको जो मटेरियल प्रोवाइड करता है, वो मटेरियल बुनियादी रॉ मटेरियल यहाँ से स्प्लीन के ज़रिए से इसके अंदर मैक्रोफेज के अंदर जो ये हीम अलहदा करने का प्रोसेस में अलहदा किया उसने मटेरियल, इसको रिलीज करेगा। और जब जॉइंटिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत तेजी के साथ आरबीसीज डिस्ट्रॉय किए जा रहे होते हैं या हो रहे होते हैं, कमजोर हो चुके होते हैं, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा पिगमेंट ये जो प्रोडक्ट है रिलीज हो रही होती है, और वो इतनी ज़्यादा हो रही होती है कि उसके मुकाबले में लिवर उस मुनासबत से अपनी प्रोडक्ट को रिलीज नहीं करता जो उसके साथ बाइंड होकर के लिवर में वापस ले जाए और वो सफरा बन सके, लिहाजा वो ब्लड के अंदर फैल जाते हैं, और फैल करके फिर वो जॉन्डिस का, पीलिया का सबब बनते हैं। उसके ऊपर इंशाल्लाह हम अलहदा मौलजात में मज़ीद बात करेंगे। तो ये एक चीज़ जहाँ मौके पे थी, तो ये भी आपको गोशगुजार कर दी गई है, इसे भी, इस पॉइंट को भी याद रखिए। अच्छा, इस हीमोसिड्रिन पे इस बात को भी नोट कर लीजिए कि हीमोसिड्रिन का बहुत ज़्यादा बनना मुफीद नहीं होता, क्योंकि स्टोरेज फॉर्म है ना, इसको रहना है, बाकी तो इसको फेरेटिन की शक्ल के अंदर रिलीज हो जाना है और वो ब्लड के अंदर आ जाता है, जिससे आयरन को बआसानी नापा जा सकता है खून के अंदर उसका ले करके। लेकिन हीमोसिड्रिन को अगर चेक करना हो
तो हमें क्या होगा कि हमें लाजमी बात है बोन मेरो में से कुछ मवाद लेना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा। अब ये जो हीमोसिट्रिन है इसकी शक्ल में जो महफूज रहता है, इसकी ज़्यादा मिकदार में होना टॉक्सिक भी है, क्योंकि ये अमूमन स्प्लीन में, जिगर में, बोन मेरो में स्टोर रहता है, मैक्रोफेज के अंदर, यानी वहाँ पर ये मैक्रोफेजेस पाए जाते हैं जहाँ पर ये स्टोर रहता है। लेकिन ये हद से ज़्यादा बन जाए, मिसाल के तौर पे लबलबे के अंदर, तो लबलबे के सेल्स को, यानी कि जो पेंक्रियाज है उसके सेल्स को ख़राब कर देते हैं और डायबिटिक्स में मुब्तला कर देते हैं, क्योंकि डायबिटिक्स का ये सबब बन जाते हैं। जो डायबिटिक्स के लेक्चर के अंदर भी हम बात करेंगे कि किस तरह से डायबिटिक्स का पेशेंट एक हीमोसिट्रिन के इजाफी बनने की वजह से, उसके अंदर इजाफी स्टोर होने की वजह से जो कंज्यूम नहीं हो रहा, वो डायबिटिक्स का सबब बना। और जब डायबिटिक्स के पेशेंट को ट्रीट करना होगा तो इस सबब को दूर करना होगा, ताकि ये इजाफी आयरन उसके जिस्म में यूटिलाइज हो जाए और मजीद उसके ऊपर ना आए। तो उस पर अगर कोई गलत किस्म की दवाई अगर उसको दे रहे होंगे तो नुकसान का सबब बन सकता है। इसके साथ साथ ये हार्ट के अंदर अगर हो तो हार्ट को भी ख़राब कर देता है, हार्ट फेल का सबब बनता है, उसके जो सिस्टम को मुतासर कर देता है, क्योंकि उन सेल्स के अंदर भी पाया जाएगा उसमें। और जिगर के सेल्स के अंदर होगा तो सिरोसिस का सबब बनता है। और सिरोसिस पे हमने अपने जो लेक्चर थे साहब का फैटी लीवर के अंदर, उसके अंदर हमने बताया था कि किस तरह से फैटी लीवर आगे प्रोसेस हो करके और सिरोसिस की शक्ल लेता है। और सिरोसिस होने की एक बड़ी वजूहत में से इस आयरन का और इस प्रोडक्ट का यहाँ ज़्यादा जमा होना उस सेल्स को ख़राब कर देता है, जिसमें हमने कहा था स्कार सेल्स बन जाते हैं, बदहैयत हो जाते हैं। तो वो भी इस सिस्टम के ख़राबी के नतीजे में, इसके ज़्यादा बनने के नतीजे में होता है। और जिल्द के नीचे भी जमा होकर ब्राउन रंग के धब्बे से बन जाते हैं, जिसको आमतौर पे हीमोक्रोमेटोसिस कहा जाता है। ये हीमोक्रोमेटोसिस ये ब्राउन रंग के धब्बे होते हैं जो अक्सर हमने देखा होगा जिल्द पे मुख्तलिफ मकामात पे, और चेहरे पे भी बास के होते हैं, लेकिन ख़ासतौर पे स्किन के यहाँ पर और हमारे हाथों पे पेशेंट के वो बहुत ज़्यादा ब्राउनिश धब्बे नज़र आते हैं। तो उससे भी बाकायदा ये आइडेंटिफाई हो रहा होता है कि आयरन हद से ज़्यादा गलत शेप में, गलत सूरत हाल के अंदर उसको रेगुलेट सिस्टम पुअर है, जिसके नतीजे में वो स्टोर हो रहा है और वो अब सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ख़राब कर रहा है। तो ये जो मैक्रोफेज स्प्लीन में है, इसमें ट्रांसफेरन भी जो खारिज होते हैं जिस्म में, खून के अंदर, तो ये आयरन फेरिटिन की शक्ल में आयरन को अपने साथ लोड किए हुए इस हालत के अंदर ये जब ब्लड के अंदर आ जाते हैं, तो इसकी ब्लड टेस्ट के अंदर इसको आइडेंटिफाई करके आयरन की सतह को नापा जाता है कि आयरन मुनासिब मिकदार में जिस्म में मौजूद है या नहीं है। अच्छा, यहाँ पर इतना जो सारा हमने मैकेनिज्म समझ लिया, इस पर अगर कोई क्वेश्चन हो तो बात कर लीजिए, वरना हम आगे बढ़ते हैं और कंक्लूड करते हैं अपनी बात को आगे की तरफ ले जाते हुए। तो हम ये समझते हैं कि ये जो सारा सिस्टम है इसमें रुकावटें भी कुछ आती हैं इब्तदाई। वो रुकावटें सबसे पहले तो हमारे मैदे में आती हैं, जो आयरन को हमारे जिस्म की ज़रूरत है लेकिन वो आयरन डेफिशिएंसी का शिकार हो गया, आयरन की कमी का शिकार हो गए। तो सबसे पहले तो हम जीआईटी में आएंगे ना, आयरन की कमी का कोई पेशेंट आपके पास आ जाए, सबसे पहले उसके जीआईटी पे आपने गौर करना है, चाहे ज्यादती का है, कमी का है। आपने इस पोर्शन को नहीं देखना, ज़्यादातर आपको इधर से ही मसाइल का हल मिल जाएगा। आपने इस जीआईटी ट्रैक को पहले यहाँ से रिजॉल्व करना है, यहाँ से ये सारा मामला क्लियर होगा तो आगे सारा क्लियर होगा। अब हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो मैदे में आती हैं, आयरन के साथ आती हैं, बाज़ लोगों को पता ही नहीं है। इधर आयरन भी खा रहे हैं, गोश्त भी खा रहे हैं, उसके साथ कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं जो उस आयरन को ज़ीरो करने का सबब है। तो जब आयरन ज़ीरो हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा, उसके साथ बाइंड हो जाएगी, तो वो चीज़ हमारे जिस्म का जुज़्व बदन नहीं होगी, पूरा नहीं करेगी। और अगर ऐसी चीज़ें भी हमें समझने की ज़रूरत है कि जो आयरन की इंजज़ाब की, एब्जॉर्प्शन की जो सलाहियत है उसको वो बढ़ा दे, तो उसको भी होना चाहिए हमारे पास। तो आइए उसका जायज़ा लेते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे फाइटेट्स, ये क्या है? ये आयरन के इंजज़ाब को मुतासर करते हैं। फाइटेट्स आयरन के इंजज़ाब को मुतासर करते हैं। ये सबसे ज़्यादा किस में पाए जाते हैं? ये सबसे ज़्यादा गंदम में पाए जाते हैं। और ये जो गंदम में होते हैं, इसलिए इनके ऊपर जो आयरन के साथ बाआसानी बाइंड हो जाते हैं, क्योंकि ये, और जब इसके साथ ये बाइंड हो जाता है तो आयरन को जज़ब के काबिल नहीं रखता है, क्योंकि आयरन को तो एक मखसूस फॉर्म में ही आना था। अब मिसाल के तौर पे इनके साथ अगर ये गंदम आई है और ये गंदम इनके साथ आ करके बाइंड हो गई फेरिक के साथ, अब इसके साथ इसने बाइंडिंग कर ली, इसके साथ भी कर ली, तो इसके साथ जब बाइंड हो गई तो इस हालत में ही नहीं रहा, ना इसके अंदर से ट्रांसफर हो सकता है, ना यहाँ से आ सकता है, ना इसके ऊपर एंजाइम को असर करेगा। तो इसके साथ बाइंड हो गया तो लाजमी बात है इसने सिर्फ वेस्ट ही होना है ना, और तो कोई काम नहीं होना।
तो अक्सर हम ऐसे पेशेंटों को गंदम बंद कर देते हैं, बल्कि अमूमन बहुत सारे ख़तरनाक अमराज से लेकर के और एक नज़ला ज़ुकाम तक में भी गंदम बंद कर दी जाती है। तो उस गंदम बंद करने का सबसे बड़ा बेनिफिट हमें ये मिलता है कि उसका आयरन, उसकी ताकत, उसकी स्ट्रेंथ जो उसकी बॉडी को हम दे रहे होते हैं वो कमज़ोरी से निडाल हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर कमज़ोर हो रहा है, उसकी यादाश्त मुतासर हो रही है, उसके सेल्स मुतासर हो रहे हैं, उसका दीगर इंजज़ाब का, उसके हाजमे के अमल मुतासर हो रहे हैं। ज़ाहिर बात है सेल्स की वो कमी है उसके अंदर, उसका सांस लेने का सिस्टम अगर मुतासर हो रहा है, उसके दिल मुतासर हो रहा है और हम उसको गंदम बंद कर देते हैं और वो चीखने चिल्लाने लग जाते हैं कि जी मेरी गंदम बंद कर दी गई है, मैं पेट किससे भरूंगा। अरे भाई आपको और ऑल्टरनेट जो तो बताया जा रहा है, सिर्फ सालन आपको बताए जा रहे हैं वो ले लें। तो यहाँ पर जब हम गंदम को बंद करते हैं तो उसकी वजह ये होती है कि उसके अंदर ये सलाहियत है कि वो अपने चार्ज होने की वजह से वो इसके पार्टिकल्स के साथ बाइंड हो जाते हैं और जब ये बाइंड हो जाएगा आयरन के साथ तो आयरन को इंजज़ाब के काबिल नहीं रहने देगा। तो इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा हमें और तंग करने वाली चीज़ है वो एक प्रोडक्ट है टेनेट्स के नाम से, और ये किस में पाई जाती है, चाय और कॉफ़ी वगैरह के अंदर। तो ये चाय अगर गोश्त बंदा खा करके ऊपर से चाय पी लेगा, साथ में बहुत ज़बरदस्त कड़क दूध पत्ती चाय ऑर्डर कर दिए जाते हैं, तो ये चाय के अंदर जो प्रोडक्ट्स मौजूद हैं ये भी आयरन को तबाह कर देती हैं, ये भी इसके साथ बाइंड हो जाती हैं। और जब ये इसके साथ बाइंड हो जाती हैं, क्यों कि ये नेगेटिव चार्ज होती हैं, ये भी नेगेटिव चार्ज है और आयरन के साथ बाइंड होकर के अपने जज़ब के काबिल नहीं छोड़ते। अगर वो भी इसके साथ इसी तरह से बाइंड हो जाते हैं तो ये इसको फिर इसके साथ प्रोसेस होने के काबिल नहीं रखेंगे, तो लिहाजा उसने भी ज़ाया हो जाना है। तो ये चाय का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो गंदम के साथ साथ हम इसको भी बयान कर रहे हैं, या कॉफ़ी पी लेता है बंदा या वो सबस कहवा पी लेता है बहुत अच्छा सा कड़क करके, उसके अंदर भी सेम यही रिजल्ट आते हैं कि वो भी आयरन को जज़ब नहीं होने के काबिल छोड़ता, उसके साथ बाइंड होकर के उसको फारिग कर देता है। तो चाय का जो नुकसान तो ये हमने बता दिया, फ़ायदा भी है। अगर चाय कॉफ़ी वगैरह इस तरह के पेशेंट जिनके जोड़ों में पथरा रहे हैं, सख्ती आ रही है, आयरन स्टोर हो रहा है उनके जिस्म में, तो अब उस आयरन से अगर उसको निजात देनी है तो यहाँ रिवर्स अमल करेंगे। अब हम उसको चाय लगाएंगे, जब उसके साथ चाय लगाएंगे तो क्या होगा, अब मजीद जो आयरन किसी सूरत में भी उसकी बॉडी में जा रहा है उसे वो फना करता जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो दवाई है वो अपना काम करने का उसको मौका मिलेगा, क्योंकि पीछे इनपुट बंद होगा तो आगे उसने काम करना है, वरना वो आपस में ही लड़ते रहेंगे। तो जहाँ उसका एक फ़ायदा है वहाँ उसका एक नुकसान भी है। तो इसी तरीके से गंदम भी बाज़ औक़ात हम हलवे की शक्ल में ऐसे पेशेंटों को खिला देते हैं जिसके साथ आयरन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर इजाफी होता है, स्टोर काफ़ी ज़्यादा है और इतना स्टोर हो गया है कि अब वो नुकसान दे रहा है। तो वहाँ पर उसको न्यूट्रल करने के लिए हम चाय का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कॉफ़ी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बेसिकली चाय कॉफ़ी जो लोग लेते हैं रिलैक्स होने के लिए, समझने के लिए लेते हैं, तो भाई अपनी टायर्डनेस में लेना, अपने थकन में लेना, अपने सफ़र कर रहे हैं, आपने थोड़ा सा थक रहे हैं, चलो आपने चाय कॉफ़ी पी ली, तो आपका वो एक पढ़ाई स्टडी कर रहे हैं, आपने चाय कॉफ़ी ले ली और थोड़ा सा उसने आपको रिलैक्स कर दिया। इसके अंदर कैफ़ीन है, कैफ़ीन। तो ये कैफ़ीन जो है वो क्या करती है, हमारे असबी सिस्टम के साथ बाइंड होकर के असाब पे से रिसेप्टर मौजूद हैं जिनके साथ ये चाय या कॉफ़ी की जो कैफ़ीन है ये प्रोसेस हो करके उसके साथ बाइंड हो जाती है और उसके उस अमल को तेज़ कर देती है, उसको स्टिमुलेट कर देती है। तो जब ये इसको स्टिमुलेट कर देती है तो आसाब को स्टिमुलेट करने वाली चीज़ कौन सी होगी, असाबी। तो ये कैफ़ीन है, इसके बारे में गलतफहमी ये पाई जाती है कि ये कड़वी होती है ये, और ये 3 नंबर के अंदर आती है उज़लाती गुद्दी के अंदर। तो मेरी तहकीक के मुताबिक ये कैफ़ीन खुद ये आसाबी मिजाज की हामिल है और आसाब को तेज़ करती है। तो जब आसाबी और दिमागी सिस्टम को तेज़ करती है तो एक जो थकावट और गिरावट हमें जहनी तौर पे जो महसूस हो रही होती है वो जिस्मानी नहीं इतनी होती, वो जहनी होती है, उसको वो फ्रेश कर देती है और वो एक्टिव हो जाता है। अगर जिस्मानी थकावट होती तो फिर वहाँ चाय या कॉफ़ी काम नहीं आती, वहाँ आयरन माल्टोज या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, मुकवी या शहद या इस तरह की चीज़ें वो काम देती। अगर तेज़ चलना है, दौड़ना है तो फिर नींबू पानी वगैरह बाज़ हालतों में हम देते हैं, बंदा फ़ौरन एक्टिव हो जाता है। जैसे सफ़र कर रहा है, पहाड़ी इलाकों में सफ़र कर रहा है, उसको उल्टी ओमिट का एक बहुत ज़्यादा मसला आता है, वहाँ पर भी हम उसको खट्टी चीज़ खाने के लिए देते हैं या उसको साथ सफ़र में रखवाते हैं, टॉफ़ी या नींबू पानी या इस तरह की चीज़, या नींबू चाटने के लिए चाट मसाला देते हैं, कोई भी ऐसी खट्टी चीज़। वो खट्टी चीज़ क्या करती है, वो आयरन उसके अंदर मौजूद है और आयरन जो हमारे अंदर मौजूद इंटेस्टाइन में अगर है तो उसको जज़ब करने की सलाहियत को बढ़ा देती है। ना सिर्फ बढ़ा देती है बल्कि वो ये सिग्नल देती है कि हमारे जिस्म में जो स्टोर है उस आयरन को इस्तेमाल करना जिस्म शुरू कर दे।
ये उस सिस्टम को भी एक्टिवेट करती है, सिस्टम को भी एक्टिवेट करती है। यहाँ पर यहाँ से इसको जो सेव है हमारे पास स्टोर है, इसको यहाँ से रिलीज कराएगी ताकि ये फिकल मैटर में जो जाया ना हो बल्कि ये कंज्यूम हो जाए और हमारे जिस्मानी थकान दूर हो जाए। इसलिए कि हमारे जितने मसल्स हैं, तो ये तमाम मसल्स, एक तो हमने बात की कि सबसे ज्यादा वो किस पे मुश्तमिल है हमारा ब्लड के अंदर आयरन, वो हीमोग्लोबिन के ऊपर। हीमोग्लोबिन कौन से थे? रेड ब्लड सेल्स के अंदर। दूसरा क्या था? मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन के अंदर क्या खसूसियत है? मायोग्लोबिन हमारे जो इरादी उज़लात हैं जितने, खास तौर पे उन इरादी उज़लात के अंदर मायोग्लोबिन ने काम करना है। उसके अंदर वो ऑक्सीजन को स्टोर रखता है। तो ऑक्सीजन की पूरे जिस्म में कहीं सप्लाई करनी हो या ऑक्सीजन को आर्जी तौर पे स्टोर कर करके रखना हो कि किसी इमरजेंसी, किसी जरूरत के तहत अचानक दौड़ना है, भागना है और जिस्म ने तेजी से हरकत करना है, तो उसको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जरूरत है। तो वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन खून के जरिए से तो ले रहा है, वो उसको तो एक्टिवेट करेगा, लेकिन फौरी तौर पे जो उसके पास दस्तयाब ऑक्सीजन है वो भी उसने कंज्यूम करनी है जो यहाँ मौजूद है। तो वो ये सब चीज, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल बाइंड होगा वो हीम के साथ बाइंड होगा, हीम नहीं होगा वो बाइंड नहीं होगा। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल्स से लेकर के आ रहा होता है ब्लड आरबीसी में लोड करके, उसको जरूरत नहीं होती, वो साइडों में लोड होके आ जाता है, वो बगैर हीम के भी आ जाएगा। तो लेकिन ऑक्सीजन और जिनमें आयरन की ज्यादती हो जाती है उनमें हम कहते हैं इसको ऑक्सीजन बढ़ गया है, और जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसमें आयरन की भी कमी होती है। तो ये एक दूसरे के साथ लाजिम मलजूम है। तो जो हम गोश्त के अंदर सुर्खी देखते हैं, मैरूनपन देखते हैं, वो क्या, वो उस हीम की वजह से, इस फौलाद की वजह से है जो उसके पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भी लेकर के वहाँ मौजूद है, उसकी वजह से है। तो ये हम ख्याल रखें। इसी वजह से हम गोश्त का इस्तेमाल जब हम करते हैं, किसी जानवर का, हलाल जानवरों में से गोश्त लेते हैं, बिलखसूस गाय भैंस वगैरह, तो उनके जो गोश्त के अंदर जो सुर्खी होती है वो इस आयरन की वजह से होती है, और ये आयरन हमें कंज्यूम करना है, जिसको हम लेते हैं मायोलहम बना करके। हमारे तबी यूनानी का एक बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। तो आयरन डिफिशिएंसी के मरीजों को ये दिया जाता था, और ये इंटेस्टाइन सिस्टम को मुतहर्रिक करता है। इस सेलुलर सिस्टम को जो यहाँ पर मौजूद है, इस सिस्टम को मुतहर्रिक करता है, इसको काम के लिए फ़ाल करता है। मायोलहम को मामूली चीज़ नहीं थी, वो बेहतरीन चीज़ है। वो मुख्तलिफ गोश्त को पका के, उबाल करके या उसका अरक कशीद करके उसको कंज्यूम कराया जाता है। उसके अंदर आयरन के पार्टिकल्स मौजूद हैं और उस कमी को दूर करते हैं। इस तरह से तमर हिंदी है, बेहतरीन अच्छे तरीके से तैयार की गई तमर हिंदी बहुत गजब का काम करती है, और इस मस्कुलर सिस्टम को बहुत तकवीत देती है, सिस्टम को चलाती है। तो इस तरह की और भी काफ़ी हमारी उज़लाती असाबी चीज़ें हैं, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि फिक्स नहीं करें, बल्कि उस प्रॉब्लम को समझें कि किस प्रॉब्लम की वजह से